हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 है। पिछले जो भी लेक्चर हुए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिसने भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। किसकी बात करने वाले? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि जो करंट होता है वो सर्किट में हीट प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही तो जूल्स लॉ है, ठीक है, वही क्या है? जूल्स लॉ है। और इससे अगले चैप्टर में हम फिर मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे बात कर ली जाती है हीटिंग इफेक्ट की। किसकी? हीटिंग इफेक्ट की। तो क्या होता है, ध्यान देना, किसी सर्किट में जब भी करंट पास होता है तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। सर्किट में जो भी लगा हुआ है, जो भी अप्लायंसेस, जो भी लोड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जब भी उसके अक्रॉस करंट जाएगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और वो गर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कुछ देर तक यूज करने के बाद उसमें थोड़ा सा या फिर कुछ ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। क्लियर है? तो सर्किट डायग्राम बना लेंगे, भी इसमें लिखना शुरू करेंगे। फिर लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू एनी सर्किट, according to this law when current is passed through any circuit then heat is produced in it, and this heat depends upon the following factors। क्या बोला गया? जब भी किसी सर्किट में करंट पास करेंगे तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। इसी को क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आई स्क्वायर के। मतलब जितना ज़्यादा करंट है उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा जो फैक्टर है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोज। तीसरा फैक्टर है भाई टाइम। जितने टाइम के लिए आप करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन फैक्टर यहाँ पे हमने बात की, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। इन तीन फैक्टर्स पे यहाँ पे हीट डिपेंड कर रही है सर्किट में। ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है। तो भाई लिखेंगे डेरिवेशन में, इसमें डेरिवेशन कर लेते हैं। इसका इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट अपना सही आएगा या नहीं। तो रिजल्ट आएगा क्या तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो डेरिवेशन करेंगे बेटे इसका। लिखेंगे बेटे डेरिवेशन में, इसमें लिखेंगे सबसे पहले लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, let V is the potential difference across load resistance, क्या बोला गया बेटे? हमने लेट कर लिया कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या लिखेंगे? एंड I इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। I बेटे करंट होगा सर्किट में फ्लो कर रहा है तो फिर लिखेंगे बेटे इसके बाद लेट Q इज द चार्ज पास्ड थ्रू द सर्किट। Q इज द चार्ज पास्ड थ्रू द सर्किट इन टाइम स्मॉल टी। अभी क्या बोला कि मान लीजिए कि स्मॉल टी टाइम में इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया, क्यों, और काम किसने किया? चार्ज को फ्लो किसने कराया? बैटरी ने कराया भाई। अगर बैटरी नहीं होती तो चार्ज थोड़ा ना सर्किट में फ्लो करता, नहीं करता। तो बेटे क्यू चार्ज यहाँ पे फ्लो किया है। और क्यू बेटे क्या होता है? आप सबको पता है आई टी। क्या होता है बेटे? क्यू इजिकल टू आई टी। सबको पता है इस बात का। ठीक है भाई। अब लिखेंगे लेट W इज द वर्क डन बाय सोर्स या फिर बैटरी। W इज द वर्क डन बाय बैटरी। बेटे W जो है वो बैटरी ने काम किया बेटे। किस पे काम किया बेटे? चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए बेटे किसका काम आया?
बैटरी का काम आया। और बैटरी ने कितना काम किया बेटे, बोलो। ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, W इजिकल टू क्यू वी। क्या पढ़ा था बेटे, W इजिकल टू क्यू वी। बेटे क्यू चार्ज को घुमाया एक बार सर्किट में, और बैटरी का जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल कितना था बेटे, V था। बोल दिया क्यू वी। वर्क डन कितना बेटे, क्यू वी। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं आई बेटे। W कितना होगा, क्यू वी के इक्वल होगा। चलो बेटे बात कर लेते हैं हम। हाँ, इरेज कर दें इसको। लिखेंगे बेटे, दिस वर्क डन और वर्क डन बोल दो, या फिर एनर्जी बेटे जो बैटरी ने सप्लाई की इसको चार्ज को घुमाने के लिए, क्यू चार्ज को घुमाने के लिए, तो लिख देंगे दिस वर्क डन और सप्लाइड एनर्जी बाय सोर्स। ठीक है बेटे, कितने लिख दिए बेटे, इज सोर्स बाय सोर्स इज अपियर्ड एज हीट इन द सर्किट, ठीक है बेटे। तो बेटे जो एनर्जी या फिर जो वर्क डन है जो कि सोर्स ने बेटे सप्लाई किया क्यू चार्ज को घुमाने के लिए बेटे सर्किट में, तो बेटे किस एज ए हीट वो बेटे आपको दिखाई देगा सर्किट में, हीट बन जाएगी। ठीक है, और जो एनर्जी या फिर वर्क डन था उसको बेटे एच से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं उसको। कितना बेटे, एच क्यू इंटू वी। कितना बेटे, क्यू इंटू वी। और क्यू कितना बेटे, अभी लिखा था हमने क्यू इजिकल टू आई टी। क्या लिखा था बेटे, क्यू इजिकल टू आई टी। तो बेटे एच इजिकल टू क्या बनेगा, वी आई टी। क्या बेटे, वी आई टी। याद रहेगा बेटे, वी आई टी। ये साउथ में बेटे इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ चेन्नई में, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रहेगा बेटे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट करें बेटे इसको, फटाफट से नोट करें। चलो भाई देखिए, H इजिकल टू वी आई टी। बेटे एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, H इजिकल टू वी आई टी। और कैसे लिख सकते हैं बेटे इसको, इरेज कर रहा हूँ बेटे इधर में। H इजिकल टू बेटे ओम्स लॉ का सबको पता है, V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल टू आई आर। तो V की जगह बेटे आई आर पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। क्या बन जाएगा बेटे, आई स्क्वेयर आर टी। और क्या कर सकते हैं बेटे आप, यहाँ पे आई की जगह V अपॉन आर पुट कर सकते हैं। आई क्या होता है बेटे, V अपॉन आर होता है। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटे क्या, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना। तीन फॉर्म बन गए बेटे, एक ये, एक ये, एक ये। और किसका यूज कब होगा बेटे, अभी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे इसमें। हाँ बेटे, एक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटे यहाँ पे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी बेटे, जूल। क्या होगी, जूल। और कमर्शियल यूनिट जो होगी बेटे, कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट जो होती है बेटे वो होती है BOTU। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU कमर्शियल यूनिट है बेटे, पूछा जा सकता है एक नंबर में क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और बेटे 1 जूल जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 जूल है ना, ये लिखा था ना बेटे। 1 किलोवाट आवर था ना, इतने जूल के इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर था। 1 किलोवाट आवर बेटे कितने के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से लिखिए बेटे, इसको नोट कर लो फटाफट से बेटे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। बेटे क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। बेटे पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है बेटे, मैकेनिक्स में पढ़ा हमने। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है बेटे, पावर होता है। तो बेटे यहाँ पे पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम बेटे,
वर्क डन किसने किया बेटे? सोर्स ने किया था। और कितना किया था? जितना हीट एनर्जी सर्किट में बना था। कितना बना था बेटे? VIT। अरे बोलो, तो T से T कैंसिल, कितना है बेटे? VI। और दूसरा बेटे क्या बना था रिजल्ट? V²/R इंटू T बना था बेटे। अरे बोलो, अपॉन में टाइम, तो बेटे एक रिजल्ट बन गया कितना? V²/R। एक और बना था बेटे रिजल्ट, I²RT बना था। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, फॉर्मूला बन गया I²R। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना बेटे, बस टाइम से डिवाइड कर देना हीट एनर्जी जो आई थी। VIT से क्या बन जाएगा बेटे? T से T कैंसिल, पावर VI। I²RT दूसरी फॉर्म थी बेटे हीट एनर्जी जो डिसिपेटेड हुई थी सर्किट में, कितना बेटे? P=I²R। पावर यहाँ कितनी बेटे? V²/R। याद रखना बेटे आपको, ठीक है। अब ध्यान दे लो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस पे आएगा। बेटे मान लो 2 रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़े हुए हैं। क्या मान लिया बेटे? ये सेकंड पॉइंट था बेटे, ये वाला। फर्स्ट पॉइंट जूल लॉ ऑफ हीटिंग इसमें बात की थी। थर्ड पॉइंट में बेटे मान लो सीरीज की बात कर रहे हैं हम, किसकी? इन सीरीज 2 रेजिस्टेंस है बेटे आपके पास, ये ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं बेटे। तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी? ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2। तो कैसे पता चलेगा बेटे? आपको पता है सीरीज में करंट बराबर होता है। करंट क्या होता है? दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटे। तो बेटे हीट जो थी वो क्या थी बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिजल्ट तो क्या आया था बेटे? I²RT आया था, यही आया था रिजल्ट। बोलो बेटे, मान लो दोनों रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए आपने क्या किया? करंट पास कराया सेम टाइम के लिए। बेटे दोनों सीरीज में जुड़े तो सेम टाइम के लिए ही होगा दोनों में, ठीक है। तो बेटे T पे तो डिपेंड करेगी नहीं हीट, हटा दिया मैंने। I बेटे दोनों में सेम है, तो बेटे किस पे डिपेंड कर रही है? R पे। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बोलो बेटे, बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? हाँ भाई, क्योंकि बेटे I सेम है दोनों में, सेम टाइम के लिए करंट पास किया। I और T दोनों कांस्टेंट हो गए, तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? R पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटे क्या हो गया? H1/H2 क्या होगा बेटे? R1/R2। बोलो बेटे, बात समझ में आई? पूछ सकता है ना आपसे कि दोनों में जो हीट डिसिपेटेड थी या फिर हीट यहाँ पे जो बनी है उसकी रेशो क्या होगी? दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे देगा, तो क्या होगा बेटे? R1/R2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? पैरेलल में क्या होगा बेटे? इन पैरेलल पैरेलल में किस तरीके से बेटे? इस तरीके से जुड़े होते हैं। बोलो पैरेलल में क्या सेम होता है बेटे? V सेम होता है। तो बेटे ये वाला रिलेशन आपने यूज करना है पैरेलल के लिए, H=V²/R इंटू T। क्यों यूज करना है बेटे? क्योंकि बेटे V क्या है? पैरेलल में सेम होता है, सेम टाइम के लिए आपने करंट पास कराया। तो बेटे H किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो तो बेटे पैरेलल में क्या हो जाएगा? H1 और H2 की रेशो जो हो जाएगी, ये बेटे R1 था, ये R2 था, इसमें हीट बनी H1, इसमें H2। H1 H2 की रेशो क्या होगी बेटे? R2/R1। बेटे याद रहेंगी ये बातें, ठीक है। बेटे यहाँ पे ये वाली रिलेशन क्यों यूज नहीं की पैरेलल में I²RT? क्योंकि बेटे पैरेलल में आपको पता ही नहीं करंट कितना कितना अलग अलग होगा ना, करंट R भी अलग अलग है, तो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कोई इक्वेशन बनाइए ना, ऐसा कोई रिजल्ट लिखिए जिससे केवल एक ही फैक्टर पे डिपेंड करे। अब मैंने ये लिखा V²/R इंटू T। V भी कॉन्स्टेंट बेटे पैरेलल पे, सेम टाइम के लिए करंट पास कराया, तो एक ही फैक्टर बचता है R जिसपे हीट डिपेंड करती है। तो बेटे H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो H1 H2 की रेशो R2/R1। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट थर्ड है, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। बेटे फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बेटे? मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है बेटे, ध्यान देना बात पे। क्या है मैक्सिमम पावर थ्योरम? ये मान लो बेटे एक बैटरी थी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये एक लोड रेजिस्टेंस है बेटे R, कैपिटल R, ठीक है। और ये बेटे
ईएमएफ इसका ई बोल दिया मैंने, कितना बोल दिया, ई बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे ध्यान देना बात पे, मैंने लिखा मैक्सिमम पावर थ्योरम, मतलब कहने का मतलब यही हुआ ना कि सर्किट में मैक्सिमम पावर हाँ कब कंज्यूम होगी बेटे, मैक्सिमम पावर सर्किट में कब होगी, बोलो बात आ रही है ना समझ में। मैक्सिमम पावर थ्योरम का मतलब है बेटे सर्किट में वो कंडीशन, इस सर्किट की वो कंडीशन बताइए जिसपे इस सर्किट में पावर मैक्सिमम हो जाए, पावर डिसिपेटेड, पावर जो खर्च हो रही है मैक्सिमम हो जाए इस सर्किट में। तो बेटे चलो देखते हैं कैसे। बेटे मान लो ये करंट आया आई, कितना आया बेटे आई, ठीक है। तो बेटे आपको पता है, ध्यान देना बात पे, जो आई होता है बेटे, आई क्या होगा यहाँ पे, ई अपॉन, मतलब जो ईएमएफ था अपॉन में, बोलो भाई आर प्लस आर, बिल्कुल सही बोला। करंट कितना होगा बेटे, यही लिखता था, ई अपॉन आर प्लस आर, ये लोड रेजिस्टेंस और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ठीक है भाई। उसके बाद बेटे और क्या लिख सकते हैं बेटे आप, अभी आपने क्या लिखा था बेटे, एच इजिकल टू पावर लिख रहे थे ना हम, पावर की बात कर रहे तो पावर लिखे क्या, आई स्क्वेयर आर बेटे, क्या आई स्क्वेयर आर, क्योंकि पावर की बात करें तो पावर की बात करेंगे बेटे। कितनी होगी बेटे, अभी फाइंड की थी, आई स्क्वेयर आर होती है। सर आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें, चलो भाई आई की वैल्यू कितनी, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर बेटे, बोलो इंटू में, कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक, चलो बेटे ये कितना हो गया बेटे, ई स्क्वेयर, जो भी ये रिजल्ट आ गया इसको यहीं लिख दीजिए, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटे आई बात समझ में। अब ध्यान से सुनो बेटे, अब बोले मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होगी बेटे, ध्यान देना, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर किसी भी चीज का मैक्सिमम अगर हम फाइंड करते बेटे, उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन हम करते थे और किसके इक्वल पुट कर देते थे, जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। तो dp बाय dr कितना बेटे, जीरो पुट कर दिया हमने, और dp बाई dr कितना है बेटे, मतलब डिफरेंशिएशन किसका बेटे, e अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, बोलो बेटे कोई दिक्कत, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो और सोल्व नहीं करना, डिफरेंशिएशन नहीं करना, यहाँ पे सीधा लिख देना आपने ऑन सोल्विंग। बेटे मैथ्स आप कर सकते हैं ट्राई इसको, ऑन सोल्विंग कितना आएगा बेटे, आर कैपिटल आर की वैल्यू आएगी स्मॉल आर के इक्वल, क्या आई बेटे, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल। बोलो बेटे बात समझ में आई। बेटे मैक्सिमम पावर निकालने के लिए जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है पी का आर के रिस्पेक्ट में बेटे कितना कर देना, जीरो के इक्वल पुट कर देना, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमम पावर की। क्या मिली बेटे, सोल्व करने के बाद इसको कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, मतलब ध्यान देना बेटे बात पे, सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा बेटे, ज्यादा से ज्यादा पावर खर्च कब होगी सर्किट में, जब लोड रेजिस्टेंस जो है सर्किट में, जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाए बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, कंडीशन बस याद रखनी है आपको, क्या होगा बेटे, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का था उसके इक्वल हो जाए, ठीक है बेटे। इसके बाद बेटे चलो पुट कर दो फिर यहाँ पे, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी बेटे, पी मैक्सिमम, क्या करना है बेटे, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट कर देना है, तो हो जाएगा बेटे ई स्क्वेयर, ठीक है, आर प्लस आर कितना बेटे, बोलो ये आर की जगह बेटे ये कितना होगा बेटे, यहाँ बताइए, आर प्लस आर, स्मॉल आर पुट कर दें इसको, 2r, बेटे स्क्वेयर भी तो है तो कितना होगा 4r स्क्वेयर, और ये कैपिटल आर को भी रिप्लेस कर दो आर से, तो आर से आर कैंसिल, तो बेटे कितना है पी मैक्सिमम, ई स्क्वेयर अपॉन 4r। बोलो बेटे क्लियर है बात, ये तो निकाल सकते हैं ना किसी भी बैटरी का, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दिया हो तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, कितना होगा, निकाल सकते हैं बेटे। एक ही वैल्यू पुट करो, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहाँ तक। तो जल्दी से नोट करो बेटे इसको फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे इस पर। क्वेश्चन क्या है बेटे,
ठीक है, ये वी वोल्ट। बेटे क्वेश्चन ये है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, मतलब जो आर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटे रेजिस्टेंस में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ आर सो डैट पावर डिसिपेशन इन सर्किट इज मैक्सिमम बेटे बोला क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करिए। कब फाइंड करनी है, जब सर्किट में बेटे क्या हो, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो। तो बेटे पावर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस होगा सर्किट का उसको किसके बराबर कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। यही कंडीशन थी बेटे मैक्सिमम पावर की, तो बोलो थी या नहीं थी? ठीक है, तो पहले बेटे लोड रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट तो निकाल लो, कितना बन रहा है, बोलो बेटे। और जब भी ऐसा कुछ बनेगा बेटे आपको चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा। पढ़ाया था ना व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटे क्या है, ये रेशो चेक करेंगे, चेक करो आर, यहां लिख देता बेटे मैं, आर अपॉन 2R, उधर कितना बेटे 2R अपॉन 4R, तो कितना आ रहा बेटे, रेशो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो 1/2 आ रहा है। अगर ऐसा है तो बेटे क्या होगा, करंट इन 3R बिकम्स 0। अरे बैलेंस ब्रिज नहीं पड़ा था, अगर ये इसके बराबर है, ये इसकी और इसकी रेशो के इक्वल है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं होता, तो इसको बेटा एलिमिनेट कर दो, हटा दो, कोई काम नहीं है ना इसका, अब हटा दो यहां से। चलो बेटे क्वेश्चन में जरूर बनाना, कभी क्वेश्चन में से ही हटा दो, हटा दिया बेटे। अब बेटे R और 2R किस में है, सीरीज में। अरे बोलो यार, बोल नहीं रहे, किस में बेटे, सीरीज में है, और ये भी सीरीज में दोनों, तो 6R हो जाएगा। कि क्या बनेगा बेटे सर्किट, ये R + R 2R कितना बेटे 3R, 2R, ये 6R बेटे, और ये जो बन गया आपका इधर ये बैटरी जुड़ी हुई थी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस था बेटे कितना 4 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में बेटे, पैरेलल में है। पैरेलल में तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 3 6 18 प्लस 9 2 आएगा बेटे, 2R आएगा बेटे, पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 + R2 करके निकाल सकते हैं। कितना आ गया बेटे, ये आ गया बेटे 2R, कितना आया 2R, और नीचे बेटे बैटरी जुड़ी हुई थी, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 4 ओम था, ये भी। तो बेटे मैक्सिमम पावर बोली इसने, जब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा सर्किट में तो कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लिए। और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन में बेटे वाले केस में क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहीं बेटे 2R किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो R की वैल्यू कितनी आई बेटे 2 ओम, R की वैल्यू 2 आ गई। R की वैल्यू पूछी थी बेटे, बोलो मुश्किल था क्वेश्चन, तो जल्दी से नोट करो बेटे इसको फटाफट से।